हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस 365। आज हम क्लास 10th कंटेम्पोरेरी इंडिया पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। कहने का मतलब यहाँ है कि आप कुछ ऐसे आइटम्स का लिस्ट बनाइए जो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं विलेजेस में और टाउन्स में। तो विलेजेस में जैसे हम लोग खाने के लिए हमें फूड चाहिए, पहनने के लिए हमें कपड़े चाहिए, और एग्रीकल्चर के लिए जैसे हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। वो पहले हम लोग आज से 10-15 साल पहले जब ट्रैक्टर नहीं होते थे या कम होते थे, तो उस टाइम पे हम लोग बैलगाड़ियाँ यूज़ करते थे। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है आगे आगे, तो वैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। तो हम लोग एडवांस हुए तो हमारे पास ट्रैक्टर आया, और हम लोग पहले कैनाल से और क्या बोलते हैं कुएं से पानी निकाल के सिंचाई करते थे। उसकी जगह पे हमारा आज इलेक्ट्रिक पंप आया, तो हम पानी नीचे से अंडरग्राउंड से निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे अगर सिटी में आ जाएं हम लोग, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे बाइक की ज़रूरत है, कार है, टीवी हो गया, और मोबाइल फ़ोन भी आजकल हम देखते हैं कि विलेजेस टाउन्स कहीं भी हर जगह लोगों के पास अवेलेबल रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जो हमारी लाइफ को एक कंफर्टेबल बना रही हैं। तो ये सब कुछ लिस्ट हो गया जो हम बना सकते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं और डेवलपमेंट क्या होता है। तो रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ, जो हमारी डेली नीड्स होते हैं उनको सेटिस्फाई कर दे, और उसके पीछे एक कंडीशंस होती है। अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे हम उस रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकें, मतलब पा सकें। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास, हमें नीचे से कोयला खोदना है, अंडरग्राउंड से हमें ज़मीन से कोयला निकालना है, या पेट्रोल वगैरह जो हम निकालते हैं, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने अर्थ के अंदर से हम लोग निकाल सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह या पेट्रोलियम वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब निकाल सकते हैं। लेकिन अब कोई हमसे बोल दे, मान लीजिए मार्स है, मार्स पे वाटर है, तो वहाँ से हमें कोई बोले कि जाके आप वहाँ से पानी लेके और अर्थ पे आइए, तो क्या आपको लगता है कि हम वहाँ पर जाके और पानी ला सकते हैं यहाँ पर? तो क्या हुआ, वो टेक्नोलॉजिकली हमारे पास है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ तक हम जा नहीं सकते। वहाँ पहुँचना हमारे क्या है, बहुत मुश्किल काम है। इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, मतलब हम हमारे पास उतने पैसे हों कि हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें, निकाल सकें वहाँ से। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। एग्ज़ाम्पल इसमें हम क्या दे सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई टेंपल वगैरह है या मॉस्क वगैरह है, और उसके नीचे बहुत सारी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, कोयला वोयला जो भी मिलता है, और हमें उसको निकालना है वहाँ से। तो क्या हमारा सोसाइटी हमें परमिट करेगी कि हम वहाँ से जाके उस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ? नहीं करेगी। तो रिसोर्स अगर वहाँ पर पड़ा है और हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो रिसोर्स हम उसको नहीं कह सकते। तो वही यहाँ पर कहा गया है। पहले तो वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, और उसके ऊपर 3 चीज़ें भी होती हैं, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। रिसोर्स और डेवलपमेंट ये क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। इसका मतलब है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी थिंग्स हैं अवेलेबल हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत रहती है। वो है इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब किसी भी थिंग्स को प्रोसेस करने के लिए हमारा एक इंटरेक्शन, एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
जो ह्यूमंस बीइंग होते हैं वो नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे? टेक्नोलॉजी की मदद से। और वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकें। तो डेवलपमेंट कैसे आएगी? जब हम रिसोर्स को तीन तीन चीज़ों में इंटरेक्ट करेंगे, फिज़िकल इन्वायरमेंट से नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस। जब इनका इंटरेक्शंस होता है ह्यूमन बींग्स के साथ में, तब हम क्या कर पाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला पाते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी? दे आर नॉट। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्स हैं वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एक फंक्शन है, मतलब उसी का एक परिणाम है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज के लिए खुद ही एक एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो मटेरियल हमारे अवेलेबल हैं इन आवर इन्वायरमेंट, उसको क्या करते हैं, रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मटेरियल को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं कौन? ह्यूमन बींग्स। और उसको यूज़ करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन दी फॉलोइंग वेज। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में, उसको हम फॉलोइंग वेज में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लोग 4 कैटेगरी में कर सकते हैं। ए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हम कह सकते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। बी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। डी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। इसको डिटेल से हम आइए आगे समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर एक आपका फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, देखिए इसमें रिसोर्सेज है वो नेचुरल रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्स है। फिर ऐसे ही नेचुरल में आपका रिन्यूएबल आ गया, नॉन रिन्यूएबल आ गया। रिन्यूएबल में आपका कंटिन्यूअस और फ्लो, और सेकंड हो गया बायोलॉजिकल में आ गया नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में आपका आ गया, एक होता है रिसाइकेबल मेटल होता है जो रिसाइकल हो जाता है, एक होता है नॉन रिसाइकलेबल, एग्जांपल के लिए फॉसिल फ्यूल। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके 2 कैटेगरी आ गए, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सेकंड आ गए क्वांटिटी एंड क्वालिटी। डिटेल में भी इसको हम नीचे आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला इसमें हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे हम रिसोर्स को 2 भाग में क्लासीफाई करते हैं। पहला बायोटिक रिसोर्सेज और सेकंड है एबायोटिक रिसोर्सेज। जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? उसको हम लेते हैं बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, और जिसके अंदर लाइफ होती है। तो मतलब बायो मतलब क्या हो गया, लाइफ। तो जो रिसोर्सेज हम लाइफ से ऑब्टेन करें वो हमारा क्या हो गया, बायोटिक रिसोर्सेज हो गया। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा। ठीक है, जो फिशरीज़ हो गए आपके, फ्लोरा एंड फौना हो गए, मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे हो गए। ह्यूमन बींग्स जो मानव हैं हमारे, लाइव स्टॉक हो गए जो जानवर हो गए। ये सब किसके एग्जांपल हो गए आपके, बायोटिक रिसोर्सेज के। अब ए बायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग में होते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ए बायोटिक। एग्जाम्पल के लिए चट्टान हो गई आपकी, मेटल्स हो गए, मेटल्स में आपके ऐसे हो गया कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब। तो एग्जाम्पल रॉक्स हो गए और मेटल हो गया है आपका ए बायोटिक रिसोर्सेज में। सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि उसको वो दोबारा से वो चीज़, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद फिर से रिसाइकल होकर मिल सकती है, मतलब वो ख़त्म हो सकती है या नहीं ख़त्म हो सकती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें मिल रहा है। तो उसे हम 2 भाग में क्लासीफाई करते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? फिज़िकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल में आ गया आपका सोलर, विंड एनर्जी, वाटर,
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। सोलर एनर्जी है, उसको आप कितना भी यूज़ करेंगे सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाली है। विंड एनर्जी, हवा आपकी चलती रहती है, आपके विंड मिल्स लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है वो एग्जॉस्टेबल नहीं है, हवा आपकी चलती रहेगी और आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता रहेगा। तीसरा आपका क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट भी है जो आपका एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद भी आप उसको दोबारा ग्रो करवा सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। आपका जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो फर्दर की दो भागों में और डिवाइड किया जाता है, किसमें, कंटिन्यूअस और फ्लो में। एग्जांपल के लिए जैसे आपका हो गया वाटर और आपका क्या हो गया एयर। तो ये क्या है, या विंड, एयर मतलब विंड, तो वो दोनों क्या है कंटिन्यूअस अवेलेबल रहते हैं। तो इसीलिए क्या है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं आपके, वो क्या है बहुत लंबे समय के बाद तैयार होते हैं, इनको बनने में कई हज़ारों या बिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जिन्हें हम एक बार अगर यूज़ कर देंगे तो वो क्या है ख़त्म हो जाते हैं और शायद फिर हमारे इस लाइफ में दोबारा हम उस चीज़ को रिन्यू ना कर पाएँ। इसका एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सब जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्या है एक बार अगर यूज़ कर लिया आपने तो क्या ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सब क्या हो गया आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गए। थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको किस दो भाग में इसको कितने भाग में क्लासीफाई किया गया, देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में, थर्ड नेशनल रिसोर्सेज में और फोर्थ आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो हो गए जो कोई इंडिविजुअल ओन करता है, मतलब जो खरीदता है, जो जिसने किसी एक आदमी ने जो भी रिसोर्सेज अपने ख़रीद रखे हैं वो क्या हो गया उसका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। जैसे उसकी गाड़ी हो गई, उसका लैंड हो गया, ठीक है, उसका उसका घर हो गया, उसका प्लॉट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, मतलब उसने प्राइवेटली ओन किया, उसका खुद का है वो, तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा इंडिविजुअल, मतलब किसी एक आदमी का हो गया। ऐसे ही सेकंड आएंगे हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी क्या होती है, जहाँ पर सभी प्रकार के लोग रहते हैं, धर्म वाले, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, तो ये क्या है हमारी एक कम्युनिटी बनाती है। तो जो रिसोर्स पूरी कम्युनिटी के सभी लोग यूज़ कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, मतलब वो सभी के लिए अवेलेबल है। विलेज कॉमन्स, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। विलेज कॉमन्स जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एट्सेट्रा। पब्लिक पार्क हो गए आपके, पिकनिक स्पॉट्स हो गए आपके, प्ले ग्राउंड हो गए अर्बन एरिया में। तो ये सब क्या है, इस पे कोई एक आदमी का तो अधिकार होता नहीं, यहाँ पर क्या सभी लोग जा सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी कास्ट के लोग हों, उसको सब लोग बराबर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया आपका कम्युनिटी ओन्ड हो गया। थर्ड आपका है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अब अगर टेक्निकली हम देखें तो जो भी हमारा रिसोर्स जितना भी है, चाहे वो कम्युनिटी ओन्ड हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो सब क्या होता है, वो नेशनल रिसोर्स होता है, मतलब किसी देश के अंडर में होता है, तो वो नेशनली ओन्ड हो गया। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो अगर कंट्री किसी कोई भी देश चाहे तो वो क्या कर सकती है, लीगली कानूनी तौर से प्राइवेट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी ले सकती है, किसके लिए, पब्लिक गुड बनाने के लिए, मतलब कि उसको सभी लोग यूज़ कर सकें। एग्ज़ाम्पल इसका मैं आपको देता हूँ, जैसे जैसे मानिए आपको कोई ट्रेन चलानी है, ट्रेन चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, रेलवे ट्रैक आपको लगाना होगा। अब रेलवे ट्रैक बिछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर कितने लोगों के जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं, लैंड होते हैं, वो क्या है उसमें लगेगा, उसमें उसको एक्वायर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उसके लिए क्या है वो उस चीज़ को, जैसे अभी तक वो प्राइवेट है लेकिन जब उस पर रेलवे चला देगी गवर्नमेंट तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर
कि पब्लिक गुड बनाने के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ले सकती है। अब जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसको सरकार से पावर मिलती है कि ऐसा कोई भी लैंड है जिसे प्राइवेट से पब्लिक बनाना है तो वो उसे बना सकती है। तो ये पावर किसके पास होता है? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास होता है। ऑल दी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। तो किसी भी नेशनल रिसोर्स का एरिया कहाँ तक होता है? जो हमारी जो बाउंड्री है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे आपका ये इंडिया है, देखिए ये क्या है आपका? ये आपका हो गया इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया, ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री जो मैंने अभी ड्रॉ किया। लेकिन हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री से 22.2 किलोमीटर तक, मतलब सी में भी जो ये हमारा वाटर होता है इतना, यहाँ तो ये गुजरात से यहाँ शुरू होता है, यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो ये जो हमारा इतना वाटर वाला एरिया हो गया इंडिया से, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री से, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा ओशियनिक एरिया हो गया। तो यहाँ तक क्या होता है? यहाँ पर हमारे इंडिया का ही अधिकार होता है। लेकिन जो इसके भी बाद का अधिकार होता है वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर में आता है। वहाँ कोई भी नेशन का कोई भी हक नहीं होता है। तो नेशनल रिसोर्सेज आपने देखा कि कहाँ कहाँ तक, मतलब हमारा एरिया होता है जहाँ नेशनल रिसोर्स हम किसी नेशन का होता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। अभी जैसे हमने देखा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक तो किसी नेशन का जो है वो अथॉरिटी रहती है कि वहाँ तक का जो भी रिसोर्स है वो किसी नेशन का होगा। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, देखते हैं वापस से एक बार मैप बना लेते हैं हम लोग। जैसे ये आपका इंडिया, ये आपका इंडिया हो गया, ये हो गया आपका 12 नॉटिकल माइल्स हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री से। लेकिन ये इतना जो यहाँ तक के बाद, जैसे ये आपका ये 12 नॉटिकल माइल्स हो गया, लेकिन ये आपका क्या है? 200 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा यहाँ तक। तो इसके बाद ये सब जो एरिया आ जाएगा आपका, इस पर किसका अधिकार होगा? इस पर सिर्फ ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए, जैसे हमारे इतने एरिया में तो क्या है, हमारी गवर्नमेंट सारा रेगुलेट करती है रिसोर्सेज को। लेकिन जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया आ जाएगा आपका सी में, उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक हमारा इंस्टीट्यूशंस है अनक्लॉज। अब ये आपको इंटरनेट पे जाके सर्च करके एक बार देख लीजिए क्या चीज़ होता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशंस है इंटरनेशनल जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का रेगुलेट करती है। तो हम जो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो एरिया हो गया उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बिना सलाह या बिना परमिशन के हम लोग क्या है, एक EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई करेंगे? पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड है स्टॉक। तीन चीज़ आ गई आपके इसमें, किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के स्टेटस के हिसाब से तीन भाग में हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे। पहला आपका आ गया पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्स हो गए जो किसी रीजन में फाउंड होते हैं लेकिन अभी तक उन्हें फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं किया गया, मतलब वो यूज़ में नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपका जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया हमारा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान, गुजरात,
अब यहाँ पर क्या है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है अभी हम लोगों ने इसे प्रॉपरली डेवलप नहीं किया है। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है बट हमें उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड आप क्या है इसमें, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वो रिसोर्स जो कि सर्वे, जिनका सर्वे हो चुका है और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिटरमाइंड कर ली गई है यूज़ करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन जो उनका डेवलपमेंट है रिसोर्सेज का, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे और उसके लेवल ऑफ फिजिबिलिटी के, मतलब वो कितना फिजिबल है हमारी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ करने के। तो उस ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज। थर्ड है आपका स्टॉक, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included among stock materials in the environment। मतलब वो मटेरियल इन्वायरमेंट में विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, जिसके अंदर पोटेंशियल है ह्यूमन की जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करने की, बट हमारे पास उतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको, जो हमारा रिसोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक बोला जाता है। दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज़। अब वाटर है वो किससे बना है आपका, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उस हाइड्रोजन से हम क्या है, उसको एनर्जी का एक सोर्स हमारा हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उस वाटर में जो हाइड्रोजन है उसका कैसे यूज़ करके हम एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो ये सब किसका एग्जांपल है आपका, स्टॉक का। मतलब हमें नॉलेज तो है और वो सेटिस्फाई भी कर सकता है ह्यूमन नीड्स को, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी लैग कर रही है, तो हम उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, वो आपका स्टॉक हो गया। तो ये चीज़ हमने पढ़ी आपकी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े हमने। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखा, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखा। इसी में एक है छोटा सा टॉपिक है रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व्स क्या है, ये हमारे स्टॉक का ही एक सबसेट है, विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। तो रिजर्व्स जो होते हैं वो हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है अभी प्रेजेंटली, बट हमने उसका अभी यूज़ स्टार्ट नहीं किया। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन हम उनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिवर वाटर, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ प्रेजेंटली यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। जो अभी प्रेजेंटली बहुत एक स्मॉल लेवल पे ही यूज़ किया जा रहा है। दस द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा इज़ ए रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। इसलिए जो हमारे डैम्स में वाटर हैं और हमारे फॉरेस्ट हैं, वो एक ऐसे रिजर्व हैं जिनको फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया रिजर्व्स, मत मीन्स सबसेट ऑफ द स्टॉक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आज का लेक्चर हमारा तो हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। प्लीज़ आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और आपके जो भी डाउट्स होते होंगे वो भी पूछिए। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को जितना पॉसिबल हो सके समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।